नमस्कार बच्चों, आपके लिए बहुत ही धमाकेदार चीज मैं लेके आ रहा हूं। हम एक इंग्लिश का नया चैनल आपके लिए बना रहे हैं और इस चैनल की खासियत ये होगी, इस चैनल पर डेली सुबह 7 बजे एक आधे घंटे का वीडियो डेली आएगा। यदि आपकी पढ़ने की गुंजाइश है, यदि आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो आपको अल्टीमेट मटेरियल आपको मिलने वाला है। डेली सुबह बिल्कुल सटीकता के साथ उस क्लास को आपको देखना है। ये क्लास कोई बहुत लंबी नहीं होगी, ये क्लास 20 मिनट 25 मिनट, ये क्लास एक क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट को कवर करेगी। तो आज की क्लास हमारी सबसे पहली क्लास, हम वर्ब के बेसिक एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं और हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं डू, डज और डिड का कॉन्सेप्ट। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा हमारे इस नए चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और शिद्दत के साथ पढ़िए। इस वीडियो के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर से भी जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब्स, और यदि मैं इंग्लिश में प्राइमरी वर्ब्स की बात करूं तो प्राइमरी वर्ब्स एक तो डू होती है, एक हैव होती है और एक बी होती है। लेकिन आज की क्लास में हम केवल डू पर चर्चा करेंगे, केवल डू पर चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जो डू वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है उसके अंदर आईएनजी हम लगा देंगे, और किसी भी वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है कि उसके अंदर हम एस या ईएस लगा देंगे। तो इस प्रकार से डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये 5 वर्ड हमारे बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, डू का कोई भी फॉर्म, डू का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर सकता है। पांचों के 5 फॉर्म में से डू का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर सकता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन हम इन 5 फॉर्म को प्राइमरी में नहीं मानेंगे, हम केवल 3 फॉर्म को ही प्राइमरी के अंदर मानेंगे। प्राइमरी के अंदर हम डू, डज और डिड को मानते हैं, डू, डज और डिड को। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये है, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं कि डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सब मेन वर्ब हो सकते हैं, ये सब मेन वर्ब बन सकते हैं। ये तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आपको जो समझना है वो ये समझना है कि डू, डज और डिड, ये जो 3 हैं, ये आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हेल्पिंग का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इनके हेल्पिंग के काम करने की शर्त है। ये बिना शर्त के काम नहीं करते, ये रैंडमली काम नहीं करते। डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं, और इसकी शर्त यह है कि आपका जो सेंटेंस है, जो आपका सेंटेंस है वो या तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। इसमें ये एक बात आपको कहते हैं कि यदि आपका जो वाक्य है, यदि आपका जो वाक्य है
वो असर्टिव अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। इस बात को थोड़ी सी संजीदगी से समझिए, थोड़ी सी संजीदगी से समझिए। देखिए होता क्या है कि हमने कहा डू डज और डिड, इनको हमें कहना है हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है जो वो किसी न किसी टेंस की होती है। अब यदि मैं डू डज की बात करूं तो ये हेल्पिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, या फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, आप बिल्कुल तसल्ली से देखिए। मैंने आपको यहां पर एक बात बताई है कि डू का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब कोई भी हो सकता है, लेकिन डू डज और डिड ये हेल्पिंग का काम भी कर सकते हैं। अब हमने कहा ये हेल्पिंग का काम तभी करेंगे जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो और या फिर इंटेरोगेटिव हो। अफर्मेटिव वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग के रूप में नहीं कर सकते। अब हम इसके क्यों पर ध्यान देते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसके क्यों पर ध्यान देते हैं? तो देखिए जब वो हेल्पिंग है तो हमें समझना पड़ेगा कि उनका जो टेंस है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यदि हम उसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखें, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य, तो किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हम मेन वर्ब को ही V1 में लिख देते हैं या फिर हम मेन वर्ब को V1 प्लस S या ES में लिख देते हैं। तो यहां पर एक ही शब्द में वर्ब आती है और हमें किसी हेल्पिंग की जरूरत नहीं होती। तो हमने कहा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट को अफर्मेटिव लिखते वक्त हेल्पिंग की जरूरत नहीं होती, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव लिखते वक्त हेल्पिंग की जरूरत क्यों होती है? सवाल यह भी है। देखिए इस सवाल का उत्तर यह है कि जब आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, तो उसके अंदर आपको एक वर्ड लगाना होता है नोट, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो इस वजह से जब इसी वाक्य को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को जब हम नेगेटिव बनाने गए तो हमने नोट लगाया, और नोट मेन वर्ब के बाद आता नहीं है, वो मेन वर्ब के पहले आता है। तो इसलिए यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरूरत पड़ी हेल्पिंग वर्ब की, और जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे डू या डज। लेकिन इस बात में विशेष ख्याल रहे कि डू डज जब हेल्पिंग के रूप में आ गया तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब है वो V1 में आती है, यानी कि बेस फॉर्म में आती है। अब हमने कहा चलो ठीक है, जब नेगेटिव वाक्य लिखना है तो नोट की वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो गई। तो इस वजह से जब नोट की वजह से हेल्पिंग वर्ब हो गई तो इस वजह से हमने हेल्पिंग रख ली। लेकिन हमने कहा इंटेरोगेटिव में ऐसी क्या जरूरत हुई? तो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को भी आप समझेंगे तो इंटेरोगेटिव उसे बोलते हैं जब सब्जेक्ट से पहले कौन आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाए मेन वर्ब, उसके बाद आ जाए ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाए क्वेश्चन मार्क। यानी कि दुनिया के किसी भी टेंस को लिखने के लिए, दुनिया के किसी भी टेंस को लिखने के लिए यदि आपको उसका नेगेटिव लिखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, आपको उसका इंटेरोगेटिव लिखना है तो आपको उसका हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। अब यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव लिखना था तो हम डायरेक्ट V1 या V1 प्लस SEIS लिख सकते थे, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से नोट लगाया,
नोट की वजह से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डज, सेम इंटेरोगेटिव में। यानी कि अब आपका डू या डज आपको हेल्पिंग के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के वो इंटेरोगेटिव नहीं बन सकता। ये सीधी सी बात है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि डू का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग का काम डू डज या डिड कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या इंटेरोगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और इंटेरोगेटिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग आती नहीं है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती हैं, लेकिन दो टेंस में अफर्मेटिव में नहीं आती हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक पास्ट इंडेफिनेट। अब यहां पर आप देखिएगा, यदि हम यहां पर बात करें, देखिए इसी तरीके से बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट होता है हमारा, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट हमारा इसी तरीके से होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हम बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें अफर्मेटिव लिखना है, पॉजिटिव वाक्य लिखना है, तो अफर्मेटिव में किसी भी सूरत में, अफर्मेटिव में किसी भी सूरत में पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें नहीं होती। लेकिन इसी वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना है। यदि हमें इसी को नेगेटिव बनाना है तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर V2 है तो V2 की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, उसके बाद आपको नोट लिखना पड़ेगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दें, यह बात मैं अभी पढ़ा भी दूंगा आपको, देखिएगा ध्यान से, कि डू डज या डिड, यदि ये हेल्पिंग है, यदि ये हेल्पिंग है तो एक बात आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए, यदि ये हेल्पिंग है तो ये या तो नेगेटिव है, यानी कि यहां नोट आएगा, और या फिर ये प्रश्नवाचक है तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद जो वर्ब आ रही है, तो देखिए यहां पर चाहे डू है, चाहे डज है, चाहे डिड है, यहां पर जो वर्ब है वो पक्का V1 आएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये तो प्रेजेंट है, चलो V1 आ गया, ये पास्ट है तो यहां V1 कैसे आया? बेटा डू डज डिड ये खुद ही टेंस को डिनोट कर देते हैं, तो इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है, हमेशा बेस फॉर्म आएगा। कभी भी आप डू हो, डज हो, डिड हो, यहां पर आप V1 ही लिखेंगे। यदि आपने यहां पर V1 प्लस SEIS लिखा तो यह गलत है, आपने यहां V2 लिखा तो यह भी आपका गलत है। अब यहां पर यदि आप देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस नॉट प्लस V1 आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद की हम बात करें, यदि इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में मेरे बच्चे ये जो डिड है ये आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और यहां पर V1 आ जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। तो आपके ये तीन स्ट्रक्चर आपको समझ में आने चाहिए कि वो मेन वर्ब तो कोई भी हो सकता है उनमें से, इनमें से डू डज डिड डन डूइंग में से कोई भी मेन वर्ब हो सकता है, लेकिन ये हेल्पिंग तभी होंगे जब वाक्य या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। यदि अफर्मेटिव वाक्य है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर V1 प्लस SEIS या फिर V2 में लिखा जाता है, अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्यों जरूरत है? क्योंकि दुनिया का कोई भी नेगेटिव लिखिए, नोट हेल्पिंग के बाद आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है और पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है। प्रश्नवाचक में क्यों आएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आने का मतलब है क्वेश्चन मार्क में उसका कन्वर्ट हो जाना। मैं समझ में आ गया इतना तो, लेकिन अब दो बातें बार बार बोलूंगा मैं, कि इस बात को परमानेंट अपने दिमाग में फिट करें कि डू डज डिड के बाद यदि नोट आ गया तो इसके बाद V1 आएगा, यदि डू डज डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद V1 आएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, यहां पर फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। इसमें सब्जेक्ट जो है, इस पहले वाले में सब्जेक्ट यहां लिखा होता है। यदि मैं बात करूं
यहां लिखा होता है। तो ये आपकी एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है, एक कॉमन सी चीज है, इसके अंदर आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बारीकी से इस बात को आपको समझना है। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं हमारे, पहला क्वेश्चन है अनलेस दे डू नॉट, unless they do not call me, I will wait for them। देखिए, अब यह बात बहुत स्पष्ट होती है कि unless, unless और until ये नेगेटिव वर्ड्स हैं और इनके साथ जो भी क्लोज जुड़ा होता है। अब दूसरा क्लोज यहां हो सकता है, ये दूसरा क्लोज है, हमें दूसरे क्लोज से मतलब नहीं है। अनलेस और अंटिल कहते हैं कि भाई हमारे जो जस्ट बाद वाला क्लोज है, जस्ट बाद वाला क्लोज, हमारे जो जस्ट बाद वाला क्लोज है उसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं होगा। यहां उसका प्रयोग हो भी सकता है और यहां नहीं हुआ वो तो भी सही हो सकता है, कोई कंपल्सन कुछ नहीं है उसके अंदर। ध्यान रखिए, उसके अंदर कोई भी कंपल्सन नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हमने कहा ठीक है ये अनलेस है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे, ये अनलेस है तो यहां नोट नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जब नोट को काटें तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर डू प्लस V1 लिखा हुआ है। आपको यह पता होना चाहिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और भाई एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हमें नेगेटिव की जरूरत थी तब तो हमें डू की जरूरत होती है, लेकिन यदि हम नेगेटिव से काट के अफर्मेटिव कर रहे हैं तो हमें डू की भी जरूरत नहीं है, और ये सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ये वर्ब आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन और ले लेते हैं, अनलेस ही डज नॉट हेल्प मी आई विल वेट। अनलेस, ये क्वेश्चन है, अनलेस ही डज नॉट हेल्प मी आई विल वेट। देखिए ये फिर अनलेस आ गया, ये फिर नोट आ गया। नोट को काटना तो गलत है सॉरी, नोट को काटना तो आसान है, नोट काट दिया, लेकिन भैया साथ में कटेगा आपका डज, और जब डज कटेगा तो ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब डज खत्म ही हो चुका है तो सीधी ये वर्ब इसके लिए सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में SEIS लगा होता है। तो अनलेस अंटिल से इसके क्वेश्चन, डू डज डिड के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से टैकल करेंगे। नोट तो काटेंगे ही, साथ में डू डज डिड को भी काटेंगे। उसका रीजन ये है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस को काट के अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यह तय है कि वहां पर डू डज डिड की आवश्यकता अब हमें नहीं है। अब दूसरी चीज, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है। देखिए इंग्लिश में जो क्लोज होते हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्लोज होते हैं, उसके अंदर क्लोज होते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हो तो कितने भी सकते हैं, लेकिन मिलेगा आपको एक, दो या तीन क्लोज वाला सेंटेंस। अब देखिए कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं, मैंने कहा राम मैंने कहा राम was absent from the class, Ram was absent from the class because he was ill। यदि हम बात करें बच्चों, ये सेंटेंस है। यदि मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं, तो बहुत सारे लोग सही जवाब देंगे कि इसके अंदर एक सेंटेंस है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि इसके अंदर क्लोज कितने हैं, तो बहुत सारे लोग जवाब देंगे कि दो क्लोज हैं। यहां पर मुझे क्लास लिखना चाहिए,
यदि मैं पूछूं कि कितने क्लोज हैं तो बहुत सारे जवाब दे देंगे कि 2 क्लोज हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको पूरे को ये बोल देते हैं कि इसमें 2 सेंटेंस हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें ये बोल देते हैं कि इसके अंदर 2 सेंटेंस हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो 2 आपको टुकड़े दिखाई आ रहे हैं, इन्हीं को हम क्लोज बोलते हैं। इनका असली नाम क्लोज होता है। अच्छा ध्यान देना, यदि 2 देखिए कई बार आपको एक ही क्लोज मिलेगा। जब आप देखेंगे ना आपको लगेगा यार ये तो एक ही क्लोज है, तो बच्चों उस एक क्लोज का नाम होता है मेन क्लोज। जब एक ही दिखाई आए तो वो मेन क्लोज होता है। जब आपको 2 टुकड़े नजर आए तो उन्हें 2 क्लोजेस बोलते हैं, और उनमें से ना एक के पहले कंजक्शन आएगा, एक के पहले कंजक्शन आएगा, जैसे कि इसमें भी आया है, इसके पहले आया है, तो इसको बोलेंगे अदर क्लोज, और जो बच गया उसको बोलेंगे मेन क्लोज। जब 3 क्लोज होंगे आपके, 3 क्लोजेस, तो 2 के पहले कंजक्शन आएगा, 2 के पहले कंजक्शन आएगा। और इसी तरीके से जब आपके पास 4 क्लोज होंगे, इससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे भी नहीं, तो 3 के पहले कंजक्शन आएगा, 3 के पहले कंजक्शन आएगा। तो अब आपको समझना यह है कि जिनके पहले कंजक्शन आता है, जिनके पहले भी कंजक्शन आता है, उन्हें बोलते हैं अदर क्लोज। और हमेशा आपको एक क्लोज ऐसा बचेगा, एक क्लोज ऐसा बचेगा जिसके पहले कंजक्शन नहीं आएगा। अब जिसके पहले कंजक्शन नहीं आएगा वो बचेगा हमारा मेन क्लोज, वो हमारा बचेगा मेन क्लोज। तो ये हो गया हमारा कि कौन मेन होता है, कौन अदर क्लोज होता है। अब डू डज डिड से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेंटेंस में एक तो मेन क्लोज होता है और बाकी होते हैं अदर क्लोज। अब अदर क्लोज की पहचान क्या है? अदर क्लोज की पहचान क्या है कि इसके पहले क्या आएगा? कंजक्शन आएगा। अदर क्लोज की पहचान है उसके पहले कंजक्शन आएगा। अब आपको अदर क्लोज की पहचान तो हो गई, लेकिन अब आपको इसका काम भी समझना पड़ेगा। अदर क्लोज की पहचान होना एक बात होती है, उसका काम भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उस काम के बेस पर ही बहुत बढ़िया बात होनी है। देखिए अदर क्लोज का काम क्या होता है? ये जो मेन क्लोज होता है ना, इसके बारे में जानकारी देना, इसके बारे में जानकारी देना, इसके बारे में जानकारी देना। और आप इस बात को अच्छे से समझिए, हाईलाइट करके समझिए कि अदर क्लोज का काम हमेशा मेन क्लोज के बारे में जानकारी देना होता है। चलिए ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस से बाहर आइए। मैंने कहा मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो आपको जानकारी देंगे, तो जिनका काम जानकारी देना है वो कभी भी सवाल नहीं पूछ सकते, वो सवाल नहीं पूछ सकते। इस बात को आप नॉर्मली नहीं समझेंगे, इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे चुना है, तो मेरा काम हो गया आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी देना। और जब मेरा काम जानकारी देना हो गया, तो देखिए पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं एक टीचर की हैसियत से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता वो मैं आपसे पूछने आ जाऊं कि बताओ भैया ये कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे समझा दो। अर्थात इस दुनिया में जिसको हमने जानकारी देने के लिए रखा है उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो अदर क्लोज को अलग से एक पॉइंट याद कर लो कि अदर क्लोज को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अदर क्लोज को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, यह बात आप अलग से ध्यान रखिए। अच्छा, इंग्लिश में सवाल ना पूछने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सवाल ना पूछने का एक अर्थ होता है, और वो अर्थ ये होता है कि भैया देखो, सब्जेक्ट से पहले तुम हेल्पिंग वर्ब लिखते हो तो मीनिंग कुछ भी बने हो, लेकिन ये एक सवाल है। ये क्या है? सवाल है। वो आपको यही कहना चाह रहा है कि ये जो अदर क्लोज है इसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जिसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है उसको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने का भी अधिकार नहीं है। तो
सिंपल सी बात ये हो गई, यदि इसको रूल की फॉर्म में आप रटना चाहें तो ऐसा रट सकते हैं कि किसी भी अदर क्लोज में, अदर क्लोज मतलब जिसके पहले कंजक्शन आ गया, अदर क्लोज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती, सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती। हां, एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। यदि कहीं पर इन्वर्जन फॉलो हो रहा है तो वहां आ सकती है। इन्वर्जन को हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो अदर क्लोज में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकती, इसका कारण पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने यहां पर क्यों बताया ये, क्योंकि डू डज डिड से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, राधा आस्क्ड मी व्हाट डिड आई वॉन्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा, और आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए। एक क्लोज तो ये है, दूसरा क्लोज ये है। ध्यान दीजिए, इसमें अदर क्लोज ढूंढिए। ये व्हाट कनेक्टर है तो ये अदर क्लोज हो गया, और अदर क्लोज को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, मतलब हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले लिखने का अधिकार नहीं है। तो ये तो गलत बात है। तो यदि ये गलत बात है तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहां पर वो डू डज डिड से ही क्वेश्चन देता है। नॉर्मली कोई और हेल्पिंग वर्ब होती तो हम क्या करते, हम ये लिख देते आई डिड वॉन्ट। यदि कोई और होती तो हम ऐसा लिख देते। लेकिन यहां पर यह भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखिए अभी हमने क्या कर दिया, हमने इस वाक्य को प्रश्नवाचक की अवस्था से अफर्मेटिव अवस्था में बदल दिया। और यदि वो प्रश्नवाचक था तो डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते थे। लेकिन अब वो प्रश्नवाचक नहीं रहा तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिड काटना पड़ेगा। और हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा व्हाट आई वांटेड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने कहा दीपिका आस्क्स मी व्हाई डू आई वरी अबाउट द रिजल्ट। दीपिका ने मुझसे पूछा है कि मैं अपने रिजल्ट के बारे में क्यों वरीड हूं। तो देखिए, यहां पर आप ये मत सोचिए आस्क आ गया तो फीलिंग आ गई क्वेश्चन की, नहीं। इंग्लिश में आस्क का मतलब क्वेश्चन बनेगा ये नहीं होता है। इंग्लिश में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आएगी, उसी को क्वेश्चन बोलते हैं। एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, ये कनेक्टर हो गया, तो ये अदर क्लोज हो गया। और अदर क्लोज में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मंजूर नहीं है, इस डू को काटना पड़ेगा। लेकिन इसको अंदर भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी किसी क्लोज में, अदर क्लोज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकती। यदि वो डू डज डिड है तो उसे हटाना ही पड़ेगा। उसका रीजन मैंने पूरे इसके अंदर आपको समझाया इस क्लास के अंदर। तो अब आपको डू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे आई वरी अबाउट द रिजल्ट। तो ये है आपका डू डज डिड का पूरा बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल तक का कॉन्सेप्ट कि डू डज डिड से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैक्सिमम है। बस एक छोटी सी चीज और, यदि इनका प्रयोग कभी हो रहा है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए वो टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। यदि पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों ही केस में डिड का प्रयोग होगा यदि आपका टेंस पास्ट है। तो एक छोटी सी चीज आपकी, ये बहुत बेसिक सी चीज आपकी ये भी है। तो डू डज डिड में पूरी थ्योरी, पूरा बेसिक, पूरा कॉन्सेप्ट ये था। डू डज डिड में इससे एक्स्ट्रा एक भी वर्ड नहीं है। मजा आया? प्रॉपरली पढ़ के सारी चीजें प्रॉपरली कवर हुई? ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। डू डज डिड की कहानी हमारी अब समाप्त हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना है,
दूसरा, यदि आप मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को कभी भी देखिए, तो हमारी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, ओशियन गुरुकुल्स के नाम से। ओशियन गुरुकुल्स के नाम से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आप वहां पर जाकर मेरा पेड पूरा बैच भी ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो हर दिन फिक्स टाइम है, एक वीडियो आपको आएगी आएगी, केवल संडे को छोड़कर हर दिन आपको एक वीडियो मिलने वाली है, ऐसी ही लाजवाब। कल की क्लास में हम बात करेंगे हैव पे, तो रेडी रहना हैव की क्लास के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।